अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज का जो हमारा मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हमारा मौजू ही एक सवाल है कि क्या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है या नहीं। इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं स्टूडियोज में टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज, उनसे मजीद भी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बहुत कम लोग वाकिफ हैं और बहुत कम लोग इससे मुताल्लिक मालूमात जमा करवाते हैं। हालांकि इसे नजरअंदाज करने की कोई खास वजह भी नहीं। पाकिस्तान में कई बरसों पहले वेल्थ टैक्स या दौलत टैक्स खत्म किया जा चुका है, लेकिन शहरियों के लिए अब भी लाजिम है कि वो अपनी जायदाद, मकान और दुकान, सोना और चांदी ख्वाहिश से खरीदा गया हो, अतिया किया गया हो या वो विरासत में मिला हो, प्राइस बॉन्ड्स या दीगर जगह की गई सरमायाकारी की मालियत से मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जमा करवाएं। अगर जो डॉक्यूमेंटेशन कुछ होने जा रही है तो मेरे तो ख्याल है बहुत अच्छी बात है, हो जाए डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जो है वो, लेकिन फिर ये कि अक्रॉस द बोर्ड हो, फिर ये ब्यूरोक्रेट के लिए भी हो, जजों के लिए भी हो, गवर्नमेंट के लिए भी हो और बिजनेसमैन के, सबके लिए हो। फिर ये ना हो कि एक मखसूस तबके को बस ये सारी चीज़ ले ली जाए और दूसरों को छोड़ दिया जाए। होता है तो बिस्मिल्लाह फी सबीलिल्लाह। यहाँ ये बात भी काफी गौर तलब है कि अगर मियाँ बीवी अलग अलग कोई कारोबार कर रहे हैं तो दोनों अफराद को अलग-अलग ही वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बैरून मुल्क किसी जायदाद या दौलत का मालिक है तो उसे अलग से गैर मुल्की इनकम का स्टेटमेंट जमा करना होगा। ताम सनतकार जुबैर मोतीवाला वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने के हक में नहीं। तो वेल्थ टैक्स था पहले और अभी हम एप्रीहेंशन भी ये करते हैं कि वेल्थ टैक्स शायद लग जाएगा। मैं नहीं समझता कि वेल्थ का स्टेटमेंट भी लेना चाहिए या वेल्थ टैक्स कोई ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे उस ज़माने में जो वेल्थ टैक्स की वजह से लोग जो ना अपनी जो एसेट्स थे उसको छुपाते थे। आज ये फिर अगर सिचुएशन पे ये करेंगे तो ये फिर वही छुपम छुपाई का गेम शुरू हो जाएगा और ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कि आप पड़ोसी मुल्क में देखें, आप और रीजनल कंट्रीज़ के अंदर देखें तो ये जो वेल्थ टैक्स है इट इज़ रिटार्डेंट टू इन्वेस्टमेंट, इट इज़ रिटार्डेंट टू कैपिटल क्रिएशन। ये दोनों अगर क्या नहीं होंगी तो आपकी सेविंग के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। FBR हुकाम का कहना है कि माली साल 18-19 के सालाना आमदन टैक्स गोशवारी और वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट फाइल करने की आखिरी तारीख जो 30 नवंबर है, इसमें तौसी नहीं की जाएगी। जिन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों, तालीमी इदारों और निजी इदारों के अफसरान और मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह से टैक्स की मिनाई हो जाती है, उनके लिए भी सालाना आमदन टैक्स गोशवारी और वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट जमा करवाना कानूनी जिम्मेदारी है। इसका फायदा टैक्स रिटर्न फाइलर को जबरदस्त मिलेगा। उनका नाम FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना जरूरी है क्योंकि FBR मईशत को दस्तावेजी बनाना चाहता है, लेकिन ताजी बरादरी का कहना है कि वेल्थ टैक्स तो है नहीं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने का क्या फायदा। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो आपने सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट देखी। अनवर साहब यहाँ मौजूद है। अनवर साहब, सबसे पहले आज के टॉपिक के हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया। देखें, आमदनी, अखराजात, असासे, यही टैक्स निज़ाम के, सारी चीज़ें टैक्स निज़ाम के गिर्द घूमती हैं और यही बुनियाद है टैक्स निज़ाम की, और हमारा पूरा टैक्स निज़ाम इसके गिर्द घूमता है। और यही वजह है कि ये सही तरह पाकिस्तान में इसको समझा नहीं गया और इसको इस पर जो है सही तौर पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा टैक्स निज़ाम कमज़ोर है। लोगों की आमदनी कितनी है, लोगों के अखराजात कितने हैं, लोगों के असासे कितने हैं, लोगों की सेविंग्स कितनी हैं, ये अगर आप रिकनसाइल करने जाएं तो पूरी मनी ट्रेल वाजे कर देता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। इसको रिकनसाइल करना जो है एक ज़रूरी चीज़ है। लोग समझते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास 100 रुपए हैं तो असासे 1000 रुपए के कैसे आए। राइट, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो जो बात चल रही थी सियासी केसेस में कि एसेट बियॉन्ड मीन्स, और ठीक है, तो वो यही चीज़ है। तो ये आम आदमी पे भी है। हमारा मकसद ये है कि लोगों को ये आगाही देना कि ये जो आपकी जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है, आपके असासे और आपके अखराजात उसके मुताबिक करने चाहिए। अगर वो नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं इशू है। या तो कोई इनकम आपकी अनडिक्लेयर रह गई है, या तो कोई असासे आपके ऐसे हैं जिनको आप पूरी तरह वाजे नहीं कर सके हैं। तो ये ज़रूरी है और इसी की वजह से वेल्थ स्टेटमेंट पहले तो एक थ्रेशोल्ड के जरिए फाइल होता था, अब उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कर दिया कि हर एक जो है उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है। वक्त के साथ ये आगाही आ रही है और मेरे ख्याल में अब शायद लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इनकम, एसेट, एक्सपेंडिचर, राइट, ये चीजें जब आपने अगर आमदनी कमाई या तो खर्च हुई या सासों में गई।
सेविंग्स में, हाँ। बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट में, Exactly. प्रॉपर्टी में, जहां भी जहाँ गई। भी तो गई। ये जो चीज़ है, ये ज़रूरी है कि इसकी ट्रेल मिलनी चाहिए, इसको रिकनसाइल होना चाहिए। ये इस तरह नहीं अब चल सकता, क्योंकि आपकी आमदनी के साथ आपके एसेट्स और आपके अखराजात जो आपके हैं उनकी मुतावत होना बहुत ही है। ठीक है, तो फिर तो ये तो क्लियर हो गया है कि बिल्कुल फाइल करना जरूरी है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल वो तो कानून हाँ। की हम बात करेंगे। अभी हाँ। तो मैं तो अपने तौर पे General। अपनी एक ओपिनियन दे रहा था कि अगर बिल्कुल। कानून तो क्या है वो हम बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में देखें, आप एक जनरल बात हो रही है कि आपने बताया कि मेरे 100 रुपए हैं, 100 रुपए तो जब मैं आप और आपके पास असासे जो है मैं देख रहा हूँ कि 1000 रुपए के हैं। 1000 रुपए के, बिल्कुल वही है। ठीक है ना? सिर्फ तो वाले आप सब उसी है, हाँ। कैटेगरी में आती हैं कि जिनके 100 रुपए के असासे। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है और इसमें क्या डिक्लेयर किया जाता है, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है सोशल साइट्स के ऊपर कि वेल्थ स्टेटमेंट है क्या। बहुत अच्छी बात है। देखें ना, इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट है क्या, और हमारे बहुत सारे लोगों को बाय एंड लार्ज पता ही नहीं है कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या है। हाँ। बहुत को पता होगा, लेकिन बहुत को नहीं पता। ठीक। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें एसेट और लाइबिलिटीज राइट। का डिक्लेरेशन वेल्थ स्टेटमेंट है। ठीक। आपके पास जो असासे हैं और आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं, अगर आप उनको अपनी आमदनी के साथ रिकनसाइल करें तो आपका एक शक्ल नजर आती है, जिसको आप अपनी पर्सनल बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। ठीक। और आपको नजर आता है कि आपके पास ये असासे हैं और ये लाइबिलिटीज हैं। कुछ असासे आपने लोन से लिए हुए हैं, कुछ आपने आमदनी से खरीदे हुए हैं, तो उसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो है एक पूरा मजमुआ जो है सामने आ जाता है और उसकी रिफ्लेक्शन होती है। राइट। तो ये बताता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका इस वक्त आप क्या पोर्टफोलियो है, आपकी कितने एसेट्स हैं। अच्छा, जो सबसे अहम बात है इसमें, लोगों के जहन में यह है कि पहले 2000 में वेल्थ टैक्स रिटर्न भी होता था। अच्छा। वहां पे वेल्थ टैक्स रिटर्न में एसेट पे टैक्स लगता था, ठीक। लेकिन वो वैल्यूएशन बेसिस होता। वेल्थ स्टेटमेंट में आपको कॉस्ट दिखानी है ठीक। सबसे Cost ज्यादा, दिखानी। जो जिस चीज की आपने परचेज जिस अमाउंट पे किया है वो आपने दिखाना है, तो वो कॉस्ट वहां पे आएगी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है वेल्थ स्टेटमेंट का कि कॉस्ट आपको दिखानी है। और इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, जो एफबीआर की वैल्यूज, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदी है हाँ। तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने दिखानी है। तो सही। एसेट और लायबिलिटीज का जो रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज वेल्थ स्टेटमेंट। दैट इज वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है, ये हेड ऑफ फैमिली को फाइल करना जरूरी होता है या फिर अपनी अपनी आमदनी के मुताबिक सबको ये फाइल करना लाजमी? देखिए, हेड ऑफ फैमिली का टैक्स निज़ाम से ताल्लुक नहीं है। ओके। हेड ऑफ फैमिली की अपनी इनकम है तो वो अपने डिस्क्लोजर देंगे। अगर साहबजादे हैं, साहबजादी हैं, उनकी अपनी कोई इनकम है, वाइफ है, उनकी कोई इनकम है, उसका अपना ये डिस्क्लोजर इंडिविजुअल केस। इंडिविजुअल के लिए है। सही। अच्छा, इसमें वो लोग जो डिपेंडेंट है आप पे, जो लोग डिपेंडेंट, उनकी डिस्क्लोजर वालिद साहब के साथ या हेड ऑफ द फैमिली अगर आप कह रहे हैं, Obviously, उनके बिल्कुल। साथ आ जाएगा, हाँ। या मदर के साथ आ जाएगा। लेकिन जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको अपनी आमदनी के साथ अपनी वेल्थ को रिकनसाइल करना है, क्योंकि बैंक में अगर करोड़ों रुपए पड़े हैं तो करोड़ों रुपए कहाँ से आए? अगर गिफ्ट मिला आपको, आपने कोई लोन लिया, आपकी कोई इनकम है, उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको अपने डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा और आप उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, वो लोग भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट इस तरीके उनको से अगर बताएंगे आमदनी, कि अगर हाँ, उनकी मतलब कोई जो भी- स्टूडेंट है तो उसकी तो मैं बात नहीं कर Obviously, रहा, लेकिन वो 18-19 साल के लोग बच्चे पढ़ भी रहते हैं, तो Exactly. उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कमा रहे हैं, उनके Right. नाम या बच्चों के नाम हाँ। कोई 18-19 साल के बच्चे हैं, उनके नाम आपने कोई 500 property है, 500 हाँ। गज की ज्यादा की प्रॉपर्टी कर दी, बिल्कुल। तो वो उसको जो है वो अपना questionable है। तो उसको सही। रिटर्न फाइल करना है और अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है। रिटर्न भी फाइल करना है और वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना है। अच्छा, क्या मियाँ बीवी कंबाइन हेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं या नहीं? मियाँ बीवी कंबाइंड वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते, ओके। ठीक है। ठीक। लेकिन जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों सेपरेट एसएससी हैं, अच्छा। ठीक है। अब मियाँ के पास अगर कोई असासे हैं उनके नाम पे है, ठीक। और वो अपने वेल्थ में दिखाएंगे, बीवी के नाम पे है तो वो अपनी में। अगर मियाँ और बीवी जॉइंटली कोई एसेट होल्ड कर रहे हैं, उस एसेट में ये देखना होगा कि सोर्स किसकी है। अगर बीवी भी रिटर्न फाइलर है तो फिर तो दोनों को 50-50 या जो भी रेशियो है शेयर होल्डिंग का, उसके हिसाब से उनको दिखाना पड़ेगा। अगर बीवी नहीं है फाइलर और बीवी टैक्स पेयर नहीं है, तो मियाँ अपने पास बीवी के नाम से अपने एसेट में दिखा देगा कि जी ये जॉइंटली होल्ड विद वाइफ। ठीक। लेकिन उनको कंबाइंड नहीं, उनको सेपरेट ही रिटर्न फाइल करना है। लेकिन एसेट के केस में जो सोर्स अगर मियाँ के थ्रू आई हुई है, मियाँ ने खरीदा अपनी वाइफ के नाम, तो वो अपने ही उसमें दिखा सकता है, इन केस अगर वाइफ जो है वो टैक्स फाइलर नहीं है। ठीक है, टैक्स फाइलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर जो पाकिस्तानी है, रेजिडेंट हैं, तो क्या उनको अपने असासे डिक्लेयर करना ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तानी जो हैं वो हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम पहले भी अपने केस में टैक्स रेजिडेंस का एक नया कॉन्सेप्ट
आ गया, पहले भी था लेकिन अब बहुत ही स्ट्रांगली आया कि दुनिया भर में इसकी अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो गई है। जी। अब आप जहां रहेंगे 183 दिन से ज्यादा, तो आप वहां के रेजिडेंट होंगे। पाकिस्तान में तो उसमें उन्होंने एक और अमेंडमेंट कर दी है 4 साल वाली, जी। जिसमें उन्होंने कहा कि 4 साल से ज्यादा का अगर मतलब 4 साल में अगर 365 दिन आप रह रहे हैं और करंट ईयर में 120 दिन, तो आप रेजिडेंट हैं। और फिर जब आप रेजिडेंट हो जाते हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड इनकम और वर्ल्ड एसेट जो है वो रेजिडेंट वाली जगह पे दिखाने हो, चाहे आप रेजिडेंट पाकिस्तान के हों या रेजिडेंट कहीं के भी हों, वहां आपको डिक्लेयर करना वर्ल्ड पड़ेगा। इनकम जो है वो डिक्लेयर करना पड़ती है। अच्छा, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी नहीं, अच्छा नहीं, उनको अपना, अगर उनकी कोई यहाँ आमदनी है और वो अपने आप को फाइलर रखना चाहते हैं तो वो उनको जो है अपना सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अनटिल अनलेस कमिश्नर उनसे वेल्थ स्टेटमेंट ना मांग ले। अच्छा। कमिश्नर अगर आप फाइलर हैं और नॉन रेजिडेंट के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं और रिटर्न फाइल कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप एज अ नॉन रेजिडेंट अपना रिटर्न फाइल करेंगे, आप वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करेंगे, सही। लेकिन कमिश्नर इनकम टैक्स को नोटिस देगा तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। सही। और जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आप अपने वर्ल्ड एसेट पे करेंगे, आपको जहां भी दुनिया में आपके नाम असासे हैं, बैंक अकाउंट है, वो सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वो सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, जो ये वेल्थ स्टेटमेंट है इसमें जो एसेट डिक्लेरेशन है इस पर कोई टैक्स लागू होगा? नहीं, मैंने पहले बताया जैसे पहले वेल्थ टैक्स होता था, अब इस एसेट पे कोई लोगों को ये डर लगता था कि हम एसेट दिखा देंगे Exactly. तो टैक्स लग तो जाएगा इस पे, मजीद- लेकिन अभी कोई टैक्स है नहीं। और मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट टैक्स लेने वाले, लेकिन कल सुबह का मुझे नहीं पता कि कल सुबह कोई टैक्स आ जाए। लेकिन ये अभी जो है एसेट डिक्लेरेशन जो वेल्थ स्टेटमेंट के थ्रू है उस नहीं है, वो सिर्फ उसकी जो शर्त है वो ये है कि आपकी आमदनी से आपके असासे और आपकी लायबिलिटी रिकंसाइल करनी चाहिए। रिकंसाइल करनी चाहिए। अच्छा, गैर मुल्की असासों की अगर बात करें तो इसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अलग है? वो एक सेपरेट फॉर्म अब लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर रेजिडेंट पाकिस्तानी है और उनके जो है अगर फॉर्म जो है वो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दिया है उससे ज़्यादा की आपके पास आपकी आमदनी है और आपके असासे हैं, तो आप जो हैं अपने वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो आपको एक स्टेटमेंट अलग फाइन पड़ेगा, अपनी आउटसाइड पाकिस्तान के एसेट को अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। और वो रिटर्न के साथ ही जाएगा। अच्छा, रिटर्न के साथ ही जाएगा। तो इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से कि इसको फाइल करना ज़रूरी है या नहीं, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर लॉयर और टैक्स एक्सपर्ट नवीद इंद्रावी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या आप पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खरीद से? जी अल्लाह का फजल। आपको जहमत मैंने दी और आपको बहुत शुक्रिया कि आप काफ़ी दफ़ा हमारे रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। बात करनी थी वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। आपको भी पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को आगाही नहीं है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप क्या समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अनवर साहब, कानून जो हमारा इस वक्त चल रहा है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जी, उसमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लोगों के लिए जो लोग गोशवारा जमा कराते हैं कि वो अपना गोशवारा जब जमा कराएं तो वो लोग अपने गोशवारे के साथ एसेट और लायबिलिटी की एक स्टेटमेंट जमा कराएं जिसको हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। सही। और वेल्थ स्टेटमेंट को हम कह देते हैं तो शायद इससे कोई इबाहम पैदा हो जाता है, शायद कोई बहुत बड़े कोई काम हो रहा है। सिंपली एक एसेट और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट है, आपके असासाजात क्या हैं और आपकी लायबिलिटीज क्या हैं। वो आपको हर सूरत में अब आज के कानून के मुताबिक जो शख्स गोशवारा जमा कराएगा वो अपना वेल्थ स्टेटमेंट या एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट साथ में जमा करवाएगा। जी। इसके ऊपर कोई इबाम नहीं है और कोई छूट नहीं है। और अगर कोई लोग नहीं जमा कराते तो आप समझे कि आपका गोशवारा जो इनकम टैक्स का है वो शायद पूरा तस्लीम नहीं वो किया इनवैलिड जाता। हो सकता है अगर 15 दिन की नोटिस पे भी आपने जमा नहीं कराया। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन और ये- आपके गोशवारे को फारिग भी किया जाता है। लेकिन इसकी अहमियत ठीक है, आपने बताया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो लोगों की आमदनी और असासे जो एक इनबैलेंस है, ये लोग इस वजह से शायद वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने से कतराते हैं। जी जरूर ऐसा ही होगा। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी आमदनी जो है 10 लाख रुपए है और आपके पास बेइंतहा असासाजात हैं और लाइबिलिटी कोई नहीं है, ये लाइबिलिटी भी है
तो फिर आपको ये साबित करना होगा कि ये आपके पास पैसे कैसे आए। अब देखिए एक नया कानून आया है, बेनामी एक्ट। जी। अब वो ये वाली चीज, अगर आपके पास वो चीजें तो हो सकता है वो आपके पास बेनामी हो, किसी और की हो, यानी कि आपने किसी और की दिखाई है, आप किसी से किसी सही काम में मुलव्विस हो गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली बेनामी तो आप एक, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम तो बात करेंगे आपके नाम पे, उस पर भी लोगों को पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। अब जैसे अगर हम देखें कि कोई मियाँ बीवी हैं, उनके असासे जो डिक्लेयर करने के लिए लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि एक साथ डिक्लेयर करें, उनको अलग अलग डिक्लेयर करें, ये इसको कैसे आप देखते हैं, कानून क्या कहता है इसके बारे में? देखिए कानून बड़ा वाज़ेह है। जिस आदमी की आमदनी है उसको अपना गोशवारा देना है, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, मियाँ हो या बीवी हो। आपके बालिग बच्चे हों, अगर उनकी भी कोई आमदनी है तो उनको भी अपना गोशवारा जो उसमें, तो इसका मतलब जिनकी आमदनी है या जिनके वो जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा एसेट्स हैं, उनको वो इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर्स हैं और उनको अपने जो डिस्क्लोजर उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जी बिल्कुल। अब अगर आप कहें कि कोई मेरा मसलन फर्ज कीजिए मेरा नाबालिग बच्चे हैं, तो वो उसके नाम पे अगर कोई असासाजात हैं या उसके नाम पे कुछ है तो वो मैंने खरीदा है या मेरी वाइफ की तरफ से आया है या मेरे उसके दादा या नाना ने कुछ दे दिया है, तो वो जब असासाजात बन जाएंगे तो वो आपके डिपेंडेंट होंगे और आपको वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आज नबी साहब, लोगों के जहन में ये भी एक खदशा रहता है कि वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे तो कहीं टैक्स ना लग जाए, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के कोई इस बारे में कोई है, कोई मतलब जहन में है कि एसेट पे टैक्स दोबारा लगाया जाए? मेरे नजदीक जो मैंने देखा है, ये वेल्थ टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट दो मुतजाद चीजें हैं, यानी कि दो अलग-अलग चीजें हैं। ठीक है। वेल्थ टैक्स का निज़ाम 2000 से खत्म हो चुका हुआ है। अब हमारे मुल्क में तो वेल्थ टैक्स का निज़ाम, और उसके लिए बड़ी सही बात नहीं, लेकिन इन्होंने एक कोशिश की थी थोड़े दिन पहले, इनकम सपोर्ट लेवी ला गए। जी, आपको उसका भी मालूम है कि इनकम सपोर्ट लेवी जो लाया वो 1 साल में आया और अगले साल साथ ही खत्म हो गया। और वो इनकम सपोर्ट लेवी जो थी वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लाई गई थी, जो अदालतों में, आपके नॉलेज में है, अदालतों में चैलेंज हुई और उसके ऊपर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में काम चल रहा है। तो आप नहीं देख रहे कोई ऐसी वजह कि जिसपे गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाए? तो मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं है इस पे एसेट पे टैक्स लगाने का? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप आमदनी पे टैक्स ले लेते हैं तो फिर आप ये रिग्रेस कर रहे हैं, आप लोगों को मना कर रहे हैं कि आप असासाजात मत बनाएं, तो लिहाजा फिर आमदनी भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से इस पर रिग्रेसिव टैक्स ये नहीं होना चाहिए और अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये हो। और वेल्थ स्टेटमेंट के फाइल करने से वेल्थ टैक्स या उसके ऊपर कोई टैक्स कतई तौर पे नहीं लगता। हाँ, आपको ये साबित करना है कि जो आप असासाजात दिखा रहे हैं वो आपकी टैक्स अदा की हुई आमदनी से या किसी वैलिड आमदनी से या जायज आमदनी से आपने वो बनाए हैं। इसको आप साबित कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जो सेक्शन 116 है उसमें वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आप रिकंसाइल करें कि आपके असासाजात जो हैं वो किस तरह से आपकी तहवील में आए। ठीक है। अच्छा, दो इंडिपेंडेंट लोग जो नवी साहब, अगर उनको वो रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हो, तो वो जब रिटर्न टैक्स डिपार्टमेंट फाइल करते हैं, उनको उनकी प्रोसीडिंग के लिए सेपरेट नोटिस आएंगे, वो सेपरेट एसएससी ट्रांसफर किए जाते हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो जॉइंट है, अगर वो होल्ड कर रहे हैं वो लोग, तो वो अपने शेयर डिवाइड करके अपने वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाएंगे या किस तरह उसका डिस्क्लोजर करेंगे? वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अनवर साहब। देखिए, फर्ज कीजिए मैंने 1000 गज का प्लॉट खरीदा है जी, तो वो मैंने अपने और अपनी बेगम साहिबा के नाम पे जॉइंट ले लिया है। सही। मगर मेरी बेगम साहिबा जो है वो शायद अपनी कोई उनकी आमदनी नहीं है, वो मेरी डिपेंडेंट है, हम उसको ये तसव्वुर करते हैं। ठीक है। अगर वो मेरी डिपेंडेंट है और मैंने उनके नाम से एक प्लॉट ले लिया है जो 1000 गज का है, तो 500 गज उनका हुआ, 500 गज मेरा हो गया। ठीक है। मैं अपनी गोशवारे में भले वो पूरे का पूरा दिखा दूँ जॉइंट प्रॉपर्टी है, मगर उस 500 गज की वजह से वो गोशवारा जमा कराने के लाजमी पाबंद हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स सेक्शन 114 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जिसके पास 500 गज का प्लॉट है वो गोशवारा जमा कराएगा। ठीक है, ये बात, लेकिन अगर सब ये तो बात आ गई, लेकिन अगर वो उनकी आमदनी भी है
और वो अपना अपना रिटर्न फाइल करना मतलब फाइल करती हैं, तो उस वक्त यह क्या होगा सूरत हाल? अगर उनकी अपनी आमदनी है तो अपना गोशवारा जमा कराती हैं, और हमने मिलकर भी प्लॉट ले लिया है, कोई असासा इकट्ठा ले लिया है, तो वो अपना हिस्सा अलग दिखाएंगे और मैं अपना हिस्सा अलग दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब आप अपना शेयर दिखाएंगे, वो अपना शेयर अपने वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाएंगे। बस चीजें मैं 50-50 में है तो 50% वो दिखाएं, 50% वो अपना साबित करें कि उन्होंने 50% कैसे किया। और सब चीजें इस सूरत में 100% ही मैंने किया है तो 50% मैं उनको बेस्ट करूंगा या लोन करूंगा। ठीक। और अगर आप ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी सोच से जो एसेट जनरेट किया है वो अपने पास दिखाएंगे, और हस्बैंड ने अपनी सोच से जो एसेट जनरेट किया वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाएगा। ये बात बिल्कुल आप जहन नशीन कर लीजिए कि जिसके असासाजात हैं और उनके पास अपना सोर्स है, वो किसी उनकी आमदनी है, उनको अपना आमदनी का और उसको वेल्थ एसेट से लायबिलिटी लाजमी इंडिपेंडेंटली दिखाना है। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि अगर उसकी अपनी सोर्स है तो वो अपना एसेट और अपनी जो है वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो क्योंकि वो आपकी बेगम है या आप उसके डिपेंडेंट हस्बैंड है तो आप उनके असासाजात में सब कुछ दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्स है तो आप और आपकी आमदनी है तो अपने असासाजात आप सेपरेट इंडिपेंडेंट गोशवारे के मुताबिक दिखाएंगे। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये बहुत क्लियर है लॉ इस बारे में? जी, इसमें कोई भी भान नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, उसके साथ लाजमी आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है। आपको सिर्फ उन लोगों के असासाजात दिखाने हैं जो आपके डिपेंडेंट। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं नवीद साहब कि ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है जो कंपलसरी कर दिया, ये एक थोड़ा सा मतलब हार्डशिप है। आप क्या समझते हैं बीइंग मैं ये नहीं समझता कि ये हार्डशिप है। ये क्योंकि जब आप आमदनी का गोशवारा लेते हैं तो लाजमी उससे कुछ ना कुछ जनरेट होगा, या आपके अखराजात होंगे या आपके असासाजात होंगे। दोनों सूरतों में आपको बताना है और यही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है। मतलब जब ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो नॉन डॉक्यूमेंटेड अप्रोच है जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इससे हार्डशिप क्रिएट हो। आपका क्या? अगर हमने 14वीं सदी में रहना, किसी को कोई पता नहीं कि बादशाह सलामत के पास क्या है, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अदरवाइज वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकम के साथ जरूरी होना चाहिए और आपकी आमदनी के साथ आपके असासे जो है उनको रिकंसाइल होना भी जरूरी है। लाजिम व मलजूम होना चाहिए, और इसीलिए अब कानून ने इसको लाजिम व मलजूम कर दिया है। पहले आमदनी के हिसाब से रखा हुआ था कि 10 लाख की आमदनी हो तो आपने फिर 5 लाख से उसको किया। अब ये लाजिम है कि जो गोशवारा, बल्कि अब ये भी हो गया है कि जो अपनी स्टेटमेंट जमा कराते हैं फिक्स टैक्स की, वो भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएंगे। तो लिहाजा अब ये जहन से निकाल दीजिए कि ये आपके ऊपर कोई मुश्किल डाल दी है या आपके ऊपर कोई बड़ा। ये मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। और एक और बात इसमें, इसको बेस बना के वेल्थ टैक्स नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कदम है जो वेल्थ स्टेटमेंट कंपलसरी किया है, इससे लोगों के एहसास और डिक्लेरेशन प्रॉपर होगी और मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगा। यही आपका कहना है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन नवीद साहब, हम बात कर रहे थे, बड़ी क्लियर बात हुई कि जी जो है वो किसने कहाँ दिखाने हैं। अगर सेपरेट आपकी आमदनी है तो आपको सेपरेट दिखाना है, आप डिपेंडेंट हैं तो आपको उसको जॉइंटली दिखाना है। तो ये बड़ा कानून वाज़ेह है, लोगों को आगाही नहीं है और इसकी वजह से लोग गलत स्टेटमेंट भी फाइल कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस पे प्रॉपर, अगर जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर इस पे रिसर्च कर लें, किसी से इनपुट ले लें, ताकि इसलिए कि एसेट डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि ये आपका फाउंडेशन है आपकी प्रोफाइल की, टैक्स प्रोफाइल की। अगर वो पहले ही गलत हो जाएगी तो आइंदा उस आपकी सारे जो सर्टिफिकेट वो होगा वो सारी चीजें गलत होती जाएंगी। तो आपको पहला जो डॉक्यूमेंट है वो इज द इम्पोर्टेंट। आपको उसको जो है उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है। कोई इनपुट किसी से लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेके उसको प्रॉपर फाइल करें ताकि आपका एक सही फाउंडेशन आपकी डिस्क्लोजर की बने। प्रॉपर जो वेल्थ स्टेटमेंट आपने करना है वो बिल्कुल प्रॉपर फाइल करना है, क्योंकि अगर आप पहले स्टेप पे गलतियां करेंगे तो फिर आगे जो आपका टैक्स से रिलेटेड मामलात हैं वो भी गलत हो सकते हैं। तो टैक्स और आप में हम बात करें वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से, क्या इसको फाइल करना जरूरी है या नहीं, मगर यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
सो वेलकम बैक टैक्स और आप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से कि क्या इसको फाइल करना ज़रूरी है या नहीं। इस हवाले से आपके जो भी क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी तमाम क्यूरीज और क्वेश्चन। अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि आपकी तमाम क्यूरीज और क्वेश्चन के जवाब देंगे। और अब ट्वीट शामिल करते हैं आप लोगों की, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं अनवर साहब से। तो जो पहली ट्वीट है हमारे पास इस वक्त वो है ए हुसैन खान की, और इन्होंने पूछा अनवर साहब के डज द मॉर्गेज इन द वेल्थ स्टेटमेंट इफेक्ट द पेएबल टैक्स ऑफ एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि वेल्थ स्टेटमेंट में कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ये बहुत क्लियर लोगों को हो जाना चाहिए। आपकी जो आमदनी है उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक ठीक है। और मॉर्गेज जो है वो नेट ऑफ करता है आपके एसेट से। अगर आपके एसेट 100 रुपए के हैं और आपका मॉर्गेज 50 रुपए का है तो आपकी नेट वैल्यू ऑफ द एसेट 50 रुपए है। तो अच्छा। आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टैक्स पेएबल और टैक्स पेमेंट, ओके ठीक है। लेकिन आप अगर आपने कोई घर लिया हुआ है मॉर्गेज पे तो उस पे इनकम टैक्स के कानून में एक मार्कअप पे एक रिबेट है, ठीक, और वो आप अपने जो आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट वो रिबेट ले सकते हैं आप, ठीक, ठीक उसके है। अगेंस्ट ले सकते हैं आपकी वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी 100 रुपए आई ठीक। और आपने मार्कअप अगर दिया हुआ है 10,000 रुपए तो उस पर एक फॉर्मूला है जिसके तहत आप रिबेट कैलकुलेट करेंगे और आपको 20 रुपए का रिबेट मिलेगा तो आपकी लायबिलिटी 80 रुपए हो जाएगी। Right. लेकिन बट वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट और लायबिलिटीज की डिस्क्लोजर होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद पेमेंट ऑफ द टैक्स। ओके, पेमेंट ऑफ द टैक्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। जो नेक्स्ट ट्वीट है हमारे पास, वो नेक्स्ट ट्वीट है हमारे पास समीर लोधी साहब की, और ये अनवर साहब बड़ा फ्रीक्वेंटली फीडबैक देते हैं शो के लिए और बड़ा फ्रीक्वेंटली हमारे शो को फॉलो भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच समीर साहब। इन्होंने पूछा है कि काइंडली टेल अस अबाउट एनी प्रपोज्ड अमेंडमेंट फॉर रिमूवल ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सेल टू रिटेलर्स एंड होलसेलर्स अंडर सेक्शन 236G एंड 236H। I think there is no proposal in cards ओके, at that point of time because Pakistan badly need money and documentation. तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जाएगी विदहोल्डिंग, मेरी अपनी सजेशन है, ख्वाहिश है, कम होता जाएगा। अच्छा, विदहोल्डिंग टैक्स लाया इसलिए कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन उसको रेवेन्यू मेजर के तौर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कोई चीज़ ऐसी प्रपोजल में नहीं है कि जिससे ये रिमूव किया जाए। आई होप के ग्रेजुअली चीज़ें इतनी बेहतर हो जाएं और जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे लोग आजकल कंसर्न है टैक्स के मामलात पे, तो मुझे वो दिन दूर नहीं नजर आता जब पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर हो जाएगा। और वो बेहतर हो जाएगा तो फिर विदहोल्डिंग रेट्स भी कम हो जाएंगे और विदहोल्डिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या विदहोल्डिंग के जो एरियाज हैं वो भी सैचुरेट कर जाएंगे, वो भी सैचुरेट कर जाएंगे। नेक्स्ट ट्वीट देखते हैं कि नेक्स्ट ट्वीट जो है वो हमें किसने किया है और अमन साहब से क्या पूछा है। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्वीट है वो हमारी नेक्स्ट ट्वीट है इरम फातिमा की, और इन्होंने पूछा है कि इन अ वेल्थ स्टेटमेंट इज देयर एनी बुक और रेगुलेशन वेयर यू कैन गेट गाइडलाइंस अबाउट डिसाइडिंग द वर्थ ऑफ एनीथिंग दैट इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज सच थिंग्स कैन बी वेग and the worth of an asset may vary from person to person। मैंने अपनी बात में कहा था जब शुरू में बात कर रहे थे कि यहाँ पे कॉस्ट दिखानी है आपने, आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या चीज कितने की ली है। Exactly। आपने फर्नीचर फिक्सचर कितने का लिया लेकिन है। अनवर साहब सॉरी, यहाँ पे लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है कि वो ये बता सके कि उन्होंने ये चीज इतने की ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में कंप्लेन करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जब आपके पास 100 रुपए की आमदनी आप दिखा रहे हैं रिटर्न में और खरीदा आपने 1000 रुपए का है, हाँ। तो वो जो 900 रुपए है वो या तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया है या तो आपकी अनडिक्लेयर्ड इनकम है, ठीक, तो वो दो चीजें हो सकती हैं, या आपकी फैमिली के इनहेरिटेंस है, तो वो 2-3 चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से, लेकिन वो लोग दिखाना नहीं चाहते, उसको ऑन बोर्ड नहीं लाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहता है और उसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर कॉस्ट नहीं दिखाना चाहते। तो सिंपल सी बात है, वेल्थ स्टेटमेंट में कॉस्ट आएगी प्रॉपर्टी के अलावा। प्रॉपर्टी में एफबीआर वैल्यू पे जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, एफबीआर वैल्यू उस पे रजिस्ट्रार खुद डाल देता है, वो वैल्यू वेल्थ स्टेटमेंट में आएगी। तो आपने फर्नीचर फिक्सचर कितने के लिए आपको पता है, आपने ज्वेलरी कितने के लिए आपको पता है, आपने पेंटिंग कितने के लिए आपको पता है, आपने बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस है ये आपको पता है, तो आपके पास वो कॉस्ट में आएगी। प्राइस बॉन्ड कितने के लिए आपको पता है, आपकी इंश्योरेंस कितने की आपको पता है, आपने इन्वेस्टमेंट कितने की है ये आपको पता है। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको किसी गाइडलाइन की जरूरत है, ये तो आपको खुद पता है कि आपको कल मैं आपसे अगर वो चीज खरीदने आऊं तो आप कहेंगे ये तो मैंने इतने की नहीं खरीदी, आप मुझसे 2 रुपए मांग रहे हैं, मैंने तो 10 रुपए की ली थी, तो उसको आपको याद रहता है ये चीज। लेकिन जब डिक्लेयर करने की बात होती है तो मेरे ख्याल में इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा और ये क्लियर हमें बात है कि कॉस्ट उसमें आनी चाहिए, जो भी जितनी ही कॉस्ट है पहले वो आप वेल्थ स्टेटमेंट बनाए, देखें आपकी आमदनी कहाँ, तो फिर आपको नजर आएगा ये गैप क्या है। गैप आई एम श्योर गैप या तो कोई इनकम होगी
या कोई किसी ने आपको गिफ्ट दिया होगा, या आपकी पैसे इनहेरिटेंस आए होंगे, हाँ। फैमिली के पैसे होंगे, लेकिन कोई ना कोई उसकी रीजंस होगी। कोई ना कोई रीजंस होती है और बड़ा सिंपल सा निज़ाम है हमारे टैक्स का। अगर हम सारी चीज़ें प्रॉपर जो है वो फिलअप करें तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम नहीं है। अगली ट्वीट हम देखते हैं। अगली ट्वीट हमें किया है अथर नकवी साहब ने, और इन्होंने पूछा है कि डोंट यू थिंक वेल्थ स्टेटमेंट इज कल ऑफ अननेसेसरली डिटेल्स एंड इट कैन बी curtailed to few very reasonable queries, because the page where you tell your expenses has things to ask which cannot be told accurately and exactly. अनवर साहब, I वैसे don't ये think so. अगर देखा I जाए think तो बड़े सारे लोग सवाल दो हिस्सों में अगर हम जवाब दे दें, पहले हिस्से में अ बिग नो, ओके, ठीक है, मैं समझता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होना चाहिए, हाँ। बिकॉज दैट शोज द रिकंसिलेशन, द ट्रेल ऑफ द मनी, आपकी पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, तो ये जरूरी है किसी को भी हिसाब देना। जब हम ये कहते हैं कि हमारे हुक्मरान को हिसाब देना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपना हिसाब भी करना चाहिए, हमें अपना भी हिसाब रखना चाहिए, हमें अपना हिसाब भी देना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो। पहली बात। दूसरी बात ये एक्सपेंसेस की डिटेल बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, अगर आप उसको डिटेल को जरा तहम्मुल से पढ़ें तो आप उसमें हर चीज डाल सकते हैं। और इसी तरह के स्टेटमेंट, इसी तरह के रिटर्न बाहर मुल्कों में लोग फाइल करते हैं और बड़े खुशी से फाइल करते हैं। हमारे मुल्क के लोग जिनके पास इमिग्रेशन है दूसरे मुल्कों की, वो उनमें आराम से फाइल करते हैं और प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं एक एक चीज, क्योंकि वहां पे सब इंटीग्रेशन हुई हुई है। आपने गलत फिगर डाली, वहां उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। सही। तो वहाँ केसी का बिल भी ऑनलाइन आ जाता है, वहाँ गैस का बिल भी ऑनलाइन आ जाता है, वो मोबाइल भी ऑनलाइन आ जाता है, वहाँ स्कूल की फीस भी ऑनलाइन आ जाती है। तो आप गलत फिगर डालेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्ड जो है वो नेगेटिव ही मिलेगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप पे डिपेंड किया गया है। शुरू से हम मैनुअल पहले थे, अब हम कंप्यूटराइज तरफ जा रहे हैं और हमने काफी हद तक चीजों को कर लिया है। तो आप पे जो है डिपेंड किया गया कि आप डिस्क्लोजर प्रॉपर करें। आपकी आमदन एक्सपेंसेस का जो शेड्यूल है उसमें आपके हर खर्चा आ सकता है, आप अगर डालना चाहते हैं, और उसके बाद आपके पास एक स्टेटमेंट खुद बनाएं जिसमें आप लिखेंगे मेरे क्या अखराजात हैं, तो आपको नजर आ जाएगा कि आपके अखराजात 100 रुपए हैं और आपकी आमदनी जो है वो 1000 रुपए है, तो आपका बाकी सेविंग हो जाएगी, आपकी असासे में चले जाएंगे आपके। सही, बाकी आपकी सेविंग हो जाएगी और असासे में चले जाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं, और टैक्स के हवाले से जो भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास ट्वीट है वो है उमर फारूक साहब की, और इन्होंने लिखा है कि इन वेल्थ स्टेटमेंट एट व्हाट वैल्यू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बी शोन, वैल्यू एज पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कोर्ट, वैल्यू एज पर FBR SRO notified, rates for that area. At zero value in case of joint heirs should be equally divided or as per Sharia in wealth statement. अब 2-3 हिस्सों में इनकी बात है। अब अगर हम ये देखें कि ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेड वैल्यू जो है वो हम क्या दिखाएं, जब दो तरह से चीजें हैं। एक लोग अपनी इनहेरिटेंस को फैमिली में डिवाइड कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फैमिली सेटलमेंट हो जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है, राइट, हाँ। तो उसमें तो आपके जो भी कॉस्ट प्राइस है, जो डिक्लेरेशन प्राइस है, वो आप दिखाएंगे, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी किसी वजह से ट्रांसफर हुई है और ट्रांसफर होकर आपके पास आ रही है तो FBR वैल्यू दिखाएंगे आप, FBR वैल्यू, ठीक है, क्योंकि FBR वैल्यू पे आपने टैक्स दिया, सारी चीजें दी, तो वो FBR वैल्यू उस पर आ जाएगी। अदरवाइज आपके अगर फैमिली अरेंजमेंट में जो भी वैल्यू आ रही है उसको दें। जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू देते तो आप वो प्राइस दिखाएंगे। अगर इनहेरिटेंस, अगर सक्सेशन के लिए कोर्ट जाते हैं और कोर्ट किसी प्राइस प्रॉपर्टी को वैल्यू डिटरमिन करता है तो आप वो दिखाएंगे। सही, फिर आपको वो वैल्यू दिखानी पड़ेगी। दूसरे आपने सवाल किया कि तीसरा सवाल ये था इसी उसमें कि लीगल एज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्या वो इक्वली होगी, वो शरिया के मुताबिक होगी। तो वो देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शरिया के मुताबिक होगी। अच्छा। अगर किसी का 1% शेयर है तो उसको अपने वेल्थ में 1% दिखाना है, किसी का 2% है तो 2 दिखाना है, 3% है तो 3 दिखाना है। कुछ जगहों पे लोगों के शेयर बाय आउट कर लेते हैं, तो फिर उसका आपका सपोर्टिंग हो कि जी एक साहब ने 2% ले किसी के बाय आउट कर लिए तो उनका 4% आ गया, तो उनके जो एक्चुअल शेयर हैं उस शरिया के मुताबिक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो कोर्ट ने। अच्छा, ये जो बाय आउट करने का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये अकॉर्डिंग टू द पीपल्स चॉइस के, अगर लोगों की मर्जी है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो ये देखें, ये तो चॉइस है।
चॉइस है। अब कुछ लोग पाकिस्तान में नहीं होते तो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो फैमिली में लोग ले लेते हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। लेकिन जो शेयर आपके पास आया, पहले तो ये डिवाइड हो रहा है, तो जो कोर्ट ने सक्सेशन दिया वो शेयर के मुताबिक दिखाएंगे। अगर आपने खुद किया है तो उसमें शरह के मुताबिक जो आप डिस्ट्रीब्यूट करें वो दिखाएंगे। इक्वली अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपकी फैमिली के अरेंजमेंट में अगर इक्वली आ गया है तो आप इक्वली दिखा दें, लेकिन कोई ना कोई सब्सटेंशिएट आपको करना पड़ेगा कहां से वो है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, ये एक और ट्वीट है और प्रोबेबली ये लास्ट ट्वीट होगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, और ये फेसबुक पे हमें किसी ने जो है वो क्वेश्चन पूछा है। मोहम्मद नासिर साहब हैं और इन्होंने कहा है कि इफ़ आई हैव सम फॉरेन करेंसी फिक्स्ड डिपॉजिट इन दी अकाउंट और हैविंग सम बैलेंस इन माई USD करंट सेविंग अकाउंट्स इन पाकिस्तान एंड वाइल कंपेयरिंग लास्ट ईयर्स इक्विवेलेंस इन पाकिस्तानी रुपीज आई फाउंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस वेयर सच डिफरेंसेस टू बी डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। इन केस आई रेमिटेड सम more money in the same account, then how it would be declared? देखें, ये एक इशू है फॉरेन करेंसी का कि उसको जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो उसको आपको पाक रुपी में दिखाना है। ठीक है। अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो उस पर वो गेन हो गया आपको। अच्छा, ठीक है। और तो उस पर आपको टैक्स देना है। ठीक। अगर आपने पैसे वो कैश करा लिए पाकिस्तान में और उसको आपने जमा कराया था 100 रुपये और आपके पास 160 रुपये आ गए तो आपको 60 रुपये पे टैक्स देना है। अगर वो आपके पास करेंसी उसी करेंसी में US डॉलर में पड़े हुए हैं या किसी और करेंसी में पड़े हुए हैं तो आपको अनरियलाइज गेन दिखा के आप अपनी वेल्थ रिकंसाइल कर सकते हैं। अनरियलाइज का मतलब ये हुआ कि आपके 100 रुपए थे पहले $100 के, अब $100 की वैल्यू 160 रुपए हो गई है, तो 60 रुपए का जो डिफरेंस है या 50 रुपए का जो डिफरेंस है वो अनरियलाइज गेन है। आपकी वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन आपने रियलाइज नहीं किया तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर ये बात भी अपने जहन में लोग वो है कि पाकिस्तान में कोई पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराएंगे, आपको उसकी ट्रेल बतानी पड़ेगी, उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। बाहर से पैसा आ रहा है तो एक सोर्स है उसकी रेमिटेंस के जरिए, लेकिन पाकिस्तान से अगर पैसा फॉरेन करेंसी में जाएगा तो आपको उसका सोर्स बतानी पड़ेगी। अच्छा अनवर साहब, वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से एक और मैं जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, वो है कि वेल्थ स्टेटमेंट में कोई भी शख्स कि अपने एसेट्स या लायबिलिटीज़ को डिक्लेयर करता है, किसी शख्स के लॉसेस या कर्जे इसके टैक्सेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, या फिर इन दोनों के हवाले से बताएं। देखिए, हमने भी बात की थी लॉसेस और जो कर्जे होते हैं उनका ताल्लुक वेल्थ स्टेटमेंट से नहीं होता। कर्जे नेट ऑफ करने के लिए होते हैं। अच्छा। कि जी मेरे पास ये एसेट है और मेरे पास 100 रुपए का लोन है तो मेरे नेट एसेट की वैल्यू, इसका मैंने लोन पे लिया हुआ है, नेट एसेट की वैल्यू मेरी जो है ये 1000 रुपए का है, मैंने 500 रुपए लोन है, नेट एसेट मेरी वैल्यू 500 रुपए है। अच्छा। ये एसेट वैल्यू। लेकिन लॉसेस जो होते हैं इससे इनकम का ताल्लुक है, वेल्थ स्टेटमेंट का ताल्लुक नहीं है। आपकी लॉसेस जो हैं वो आपके अगर डिटरमिन्ड लॉसेस हैं तो वो आपके जो हैं वो आपके इनकम से ताल्लुक है, उसका वेल्थ स्टेटमेंट ताल्लुक नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट उससे कुछ नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से डेफिनेटली जो भी क्यूरीज थी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन शो का टाइम बहुत कम है, तो इसको थोड़ा समराइज कर दीजिए क्योंकि बस शो का टाइम। देखिए, बात यह है कि हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात कर ली है। अब इसके बाद अगर लोगों के जहन में कोई सवाल है तो हमें ट्वीट के जरिए वो लोग जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है, ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब लोगों को भी तलाश करना चाहिए। कि भाई ये क्यों है वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि जो ग्रेजुअली दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, अब जो है मनी ट्रेल का जवाब देना पड़ेगा। मनी ट्रेल का जो है अब दुनिया में टैक्स निज़ाम, दुनिया भर के टैक्स निज़ाम वो सैचुरेट कर रहे हैं। अब दुनिया में कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं जिसके जरिए इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। पाकिस्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, बाहर की रिलेटेड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आपकी जो असासे हैं और आपकी जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको बारे में इंफॉर्मेशन एयर में है। तो अगर आप उसको प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कल आपके लिए तकलीफ का बायस होगा। सही। ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। लोकली भी आप डॉक्यूमेंटेशन होती जा रही है। नादरा जो है उसके पास बैंक अकाउंट्स की डिटेल आ गई है, उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो ये जो चीजें हैं ये ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। अब वो हनीमून पीरियड गुजर गया। राइट। वो जो भी 72 साल वजह जो भी थी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो गुजर गया। अब वजह अब सूरत हाल ये है कि आपको अपनी आमदनी के साथ अपने असासों को रिकंसाइल करना है। इसीलिए 2 बैक टू बैक एमनेस्टी स्कीम्स आई, ताकि लोग अपने जो एसेट्स हैं उनको ऑनबोर्ड कर लें। तो मेरे ख्याल में वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी है ताकि आपकी इनकम की ट्रेल जो है वो क्लैरिफाई हो और वो ट्रांसपेरेंट भी हो। बिल्कुल, वेल्थ स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जो इनकम की ट्रेल है वो वेरीफाई हो और साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी हो। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से?
मैं साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे सर? मेरी बीवी के नाम पे प्लॉट है और वह कंस्ट्रक्ट मैं अपने पैसों से कर सकता हूँ? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने पूछा कि इनकी वाइफ के नाम पे प्लॉट है, तो उस हवाले से फिर ये concern बिल्कुल कर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर वाइफ के नाम पे 500 गज से ज़्यादा का प्लॉट है तो वो अपनी वेल्थ में दिखा रही होंगी। अगर वो इन्होंने ही खरीदा है वो प्लॉट और इनके पास वेल्थ में दिखा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी जो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है। सपोज करेंगे 100 रुपए का प्लॉट था, कंस्ट्रक्शन वैल्यू 300 रुपए आई, तो अब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू 400 रुपए हो जाएगी। तो वो दिखा सकते हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस पर, और वैल्यू और दोनों अलग अलग भी दिखा सकते हैं। अपने पास वो प्लॉट दिखाएं और वैल्यू उसकी 400 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या एसेट में दिखा दे, लेकिन जॉइंटली भी दिखा सकते हैं। उस एसेट को एक घर बना के 400 रुपए का वो दिखा सकते हैं। ठीक है, शो का टाइम एंड अप होने लगा है सर। देखें, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आया है। ठीक है ना। आप इसको देखते हैं तो पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम सही नहीं है, बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वजह क्या है? टैक्स का निज़ाम कमज़ोर है। सही। अब जो लोगों को सोचना है ना, टैक्स आपने अपनी देना है, वो इसलिए नहीं देना कि आप फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, कि भाई टैक्स देना है हमें बिजनेस। आप ये सोचें ये कंट्रीब्यूशन है टू द कंट्री। इससे रिफॉर्म कितना आएगा? कंट्री में कंट्रीब्यूशन है। आम आदमी पाकिस्तान में गुर्बत में जो लोग हैं, अगर हम रूरल एरियाज में जाके देखें, रैपीज जो उसकी दवाएं अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है? ये टैक्स का निज़ाम कमजोर है। मैं जब ये कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप टैक्स दें सही, लेकिन उसका अकाउंट फॉर भी करें, आप अकाउंटेबल भी ठहराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स देना भूल जाएं, लेकिन टैक्स दें अपना सही। पाकिस्तान में पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से ये हम सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, सफरी सहूलत सब बेहतर हो सकती हैं अगर टैक्स का निज़ाम बेहतर हो जाए। ठीक है। और फिर आखिर में वही बात कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। बिल्कुल, मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है taxarap@aaj.tv। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्सअराप।